नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े खवातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आज आवाज़े खवातीन पर हम चर्चा कर रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन की। स्वाधीनता आंदोलन में वीरांगनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्त्री शक्ति ने न केवल शांतिपूर्ण आंदोलनों में बल्कि क्रांतिकारी गतिविधियों में भी पुरुषों के साथ बराबरी से हिस्सा लिया। लेकिन जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं या लोगों के सामान्य ज्ञान पर नजर डालते हैं तो बहुत गिने चुने नाम हैं महिलाओं के जो सामने आ पाते हैं। वजह क्या है और आखिर वो कौन सी वीरांगनाएं हैं जिनको हम या तो नहीं जानते हैं या इतिहास से उन्हें भुला दिया है। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस अजमत जी। फिरदौस जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में इतिहास की। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं साकिब सलीम जो कि इतिहासकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरदौस जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजादी का संबंध जो है वो सीधा सीधा आपकी सोच से है, दिमाग से है। उस जमाने में महिलाएं आगे निकली, आगे बढ़ी, अपने घरों से बाहर निकली, रूढ़िवादिता से बाहर निकली और स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न केवल हिंदू महिलाओं ने बल्कि सभी संप्रदायों की महिलाओं ने और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने जो कि पर्दे में रहा करती थी। किस तरह से देखती हैं आप इस पूरी जो परिस्थिति को? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि स्वाधीनता का मतलब दिल दिमाग, न सिर्फ आप जिस्मानी स्वाधीनता की बात करते हैं बल्कि जहनी स्वाधीनता की बहुत जरूरत होती है कि दिमागी तौर से आप कितने फ्री हैं, कितने फ्री होकर सोच सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये जो पूरा कॉलोनियल पीरियड था, इसने ये जितना ही ज्यादा हमको, हमारे लिए ये स्लेवरी का विषय रहा, उतना ही ज्यादा इसने कहीं ना कहीं जहनी गुलामी का भी, जिसके कि हम कहीं ना कहीं आज भी नजर आते हैं। और ये बहुत औरतों के लिए तो खासतौर से बहुत जरूरी था उस जहनी गुलामी से बाहर निकलना जो सदियों से उनको बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये स्वाधीनता संग्राम का पूरा आंदोलन था, इसने हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में औरतों को उस सोच से बाहर निकाला। उसने एक स्पेस प्रोवाइड किया कि वो औरतें जो सदियों से चार दीवारी के अंदर रहा करती थी, जिनका दायरा सिर्फ घर बच्चे संभालना था, उनको पॉलिटिक्स से, एक तरह से पॉलिटिकल जो इंट्रोडक्शन हो रहा है उनका, पॉलिटिक्स से जो उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो उनकी एक तरह की फ्रीडम है। उनकी फ्रीडम है बाहर निकलने की, अपने मुल्क के लिए, अपने जो एक नेशन बिल्डर के फॉर्म में बाहर आने की। बखूबी वो औरतों ने किया। इंडियन औरतों की, अगर हम इंडियन वीमेन की अगर हम बात करें, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और ये शुरू से लेकर 1857 ऑनवर्ड हमें नजर आती रही कि कोई ऐसा तबका नहीं था औरतों का जिसने कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। मुस्लिम वीमेन की जब बात होती है तो मुस्लिम वीमेन को मोस्ट मार्जिनलाइज और उसको बहुत ऑप्रेस क्रिएचर के फॉर्म में प्रोजेक्ट किया जाता रहा है। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि मुस्लिम औरतों का जो कंट्रीब्यूशन है वो, मतलब हमारी एकेडमिशिया में उस तरीके से नहीं एड्रेस किया गया जिस तरीके से और औरतों की। खासतौर से जब भी बात होती है तो हम बेगम हजरत महल, जीनत महल, जो एलिट सेक्शन की औरतें हैं उन तक ही महदूद होकर रह जाती कि उनके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, उनकी अपनी मजबूरियां थी जिस वजह से उन्होंने किया। बट बड़ी तादाद में मुस्लिम औरतों के फ्रीडम फाइटर्स के नाम आपको इंडियन नेशनल आर्काइव में मिलते हैं, और वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से मिलने लगते हैं। वो ऐसा नहीं था कि बाद में आ रहे हैं, बाद में पहले दूसरे मेजॉरिटी कम्युनिटी की औरतें पहले आई, मुस्लिम औरतें उनके देखा देखा ही नहीं। मुस्लिम औरतें यहाँ पर लीड करती हुई मिलेंगी 1857 ऑनवर्ड। मुस्लिम औरतें बड़ी तादाद में, अगर ऐसा नहीं था तो पोर्ट ब्लेयर की जो फाइल्स हैं, होम डिपार्टमेंट की फाइल्स हैं, उसमें इतनी बड़ी तादाद में औरतें क्यों वहां प्रिजन पाई गई, वहां पर मतलब उनको कैद करके रखा गया। उनके इन्वॉल्वमेंट में म्यूटिनी, जो जिसे कि म्यूटिनी नाम दिया गया, पहले जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम औरतों के नाम मिलते हैं 1857 से। और वो क्रांति इसीलिए कही गई क्योंकि कोई भी क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें हर सेक्शन का इन्वॉल्वमेंट हो। हर सेक्शन से मतलब घर से औरतें बाहर निकल आए, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोटिजन्स जो हैं वो अपने प्रोफेशन को छोड़कर रोड पर आ जाएं। वो सारे एलिमेंट 1857 में थे। और
और वो बड़ी तादाद में मुस्लिम औरतें रही हैं, जिन पर हम शायद चर्चा ना करके हम बाद के उसमें आ जाएं कि जब होम रूल मूवमेंट चला, एनी बेसेंट ने जब चलाया, और उसमें बी अम्मा आबिदी बानो बेगम का कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल ओवरलुक नहीं किया जाता। बी अम्मा के लिए ऐसा भी मानते हैं लोग, क्योंकि उनके बेटे थे, उनके बेटे पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे इसलिए जुड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक पर्दा नशीन फैमिली से थी, कभी बाहर नहीं निकली थी, बट उस वक्त की जो कंटेम्प्रेरी बड़ी जो उस वक्त जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व औरतें थी, उन लोगों के साथ उनका पार्टिसिपेशन रहा, चाहे वो एनी बेसेंट रही हो, चाहे सरोजिनी नायडू रही हो, उन लोगों के साथ उनका पार्टिसिपेशन रहा, और उनसे ही कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर उनके बेटे एक तरह से पॉलिटिकली कॉन्शियस हुए। तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता। जब ये अली ब्रदर्स अरेस्ट हो गए और ये हुआ कि वो अगर माफी मांग ले, तो उन्होंने कहा, आबिदी बानो बेगम ने कहा कि मेरे बेटे अगर माफी मांगेंगे तो मैं बेहतर समझूंगी कि उनका गला दबा दूं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि औरतें किस हद तक आजादी के लिए दीवानी थी, मर्दों से कहीं ज्यादा। गांधी जी के आने के साथ एक नया चेंज हमें देखने को मिलता है कि मास लेवल पर जो एक लीडरशिप एलिट सेक्शन की औरतों के पास थी, उससे उन्होंने मास लेवल पर जोड़ा। भी अम्मा भी उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोअर में रही है गांधी जी की। उसके बाद अमतुन निसा का नाम सरफेरिस्त आता है। हाजरा बेगम एक रही है लखनऊ से। और सबसे जो अहम जिनसे मैं बहुत इम्प्रेस रही हूँ, उनमें एक नाम था जिसको कि हमेशा हम आजादी की बात में नहीं लाते हैं, वो है बेगम अनीस किदवई। क्योंकि हम लोग सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो औरतें आई उन्हीं का नाम लेते हैं, बट बेगम अनीस किदवई एक तरह की, जब देश जब एक कम्युनल वायलेंस में जल रहा था, पूरा देश में आग लगी हुई थी, उस वक्त बेगम अनीस किदवई गांधी जी के साथ शाने बेशाना उनकी जो बिरला हाउस में जो उनके आश्रम थे, उस आश्रम से लगी रही, उस आश्रम के साथ जुड़ी रही। और उस वक्त में जबकि वो बेवा हुई थी, जस्ट अभी कुछ महीने पहले ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई कम्युनल क्लैश में, तो एक ऐसी औरत जो एक पर्टिकुलर पर्दा नशीन फैमिली की औरत जो इद्दत पीरियड में चली जाती है और भी ज्यादा उसको कन्फाइंड कर दिया जाता, वो तमाम बेड़ियों को तोड़कर वो बाहर निकल रही है, वो मुल्क को बनाने की बात करेंगे, एक पीस मेकर के फॉर्म में इमर्ज हो रही है। तो ऐसी औरतों के नाम हम लोग मतलब एक तरह से भूल चुके होते हैं, या उनको उस तरीके से हम याद नहीं करते। ये अब ये वक्त है कि ऐसे मार्जिनलाइज सेक्शन की या मिडिल क्लास औरतों की बात की जाए, बजाय इसके कि जो मतलब किसी मतलब बड़े जो लीडर्स हैं उनकी बीवियां या उनकी बेटियां या उस तरीके से नेहरू गांधी फैमिली की थी, उनके हम आम लोगों की भी बात करें, तो मेरे ख्याल से औरतें जहनी तौर पर फ्री हो रही हैं इस वक्त। फ्रीडम स्ट्रगल ने उनको एक तरह का स्पेस प्रोवाइड किया कि वो बाहर आए और एक नेशन बिल्डिंग में अपना एक पूरा जो फुल पार्टिसिपेशन होता है वो दें, और उसमें वो खरी उतरी, वो औरतें उस जमाने की खरी उतरी, क्योंकि मास लेवल पर मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने में इन औरतों का बहुत अहम रोल रहा, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट रहा हो, चाहे वो पिक पॉकेटिंग कर रहा हो, या नॉन अल्कोहलिक मूवमेंट, फॉरेन गुड्स के बाइकआउट कर रहा हो, उसमें हसरत मोहानी की बीवी, उनका बहुत अहम रोल रहा है। मैं नाम उनका भूल रही हूँ, बेगम मोहानी, उनका बड़ा अहम रोल रहा है। तो इस तरीके से एक बहुत जरूरी हो जाता है कि जब जब आजादी की बात होती है तो हमेशा मर्दों में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन पर हम बात करते हैं, उन पर चर्चाएं करते हैं, और फिर वो गांधी और नेहरू और जो बड़ी फैमिली से औरतें हैं उनकी बात करके खत्म हो जाती है। तो आम औरतों के बारे में बात करना, उनके बारे में जो हमारी नई जनरेशन है उनको बताना, उनको इंस्पायर करना कि हम आजादी हमें कोई रातों रात ऐसे नहीं मिली है, उसके लिए एक मतलब हर सेक्शन से हर ग्रुप से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का मतलब वक्त है कि हम उसको भी एक्नॉलेज करें कि औरतें भी इस नेशन बिल्डिंग में इक्वली रही हैं। जी। साकिब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में एक तो वो लोग थे जो प्रत्यक्ष रूप से सामने थे, लेकिन महिलाओं का योगदान परोक्ष रूप से भी था। वो घर तो संभाल ही रही थी, बाकी चीजें भी संभाल रही थी, लेकिन ऐसे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स थे जो पीछे जो कमान जो है उनकी पत्नियों ने संभाल रखी थी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं, और ऐसा क्यों है कि हम बहुत ज्यादा जो है वो इतिहास जो है उनके साथ न्याय नहीं कर पाया।
शुक्रिया रचना जी, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर दावत देने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। औरतों की बात कम क्यों होती है? बहुत से लोग कहते हैं कि इतिहासकार मर्द हैं इसलिए नहीं होती है। ऐसा नहीं है, बहुत से इतिहासकार औरतें भी हैं। हमारे देश में बड़ी बड़ी इतिहासकार औरतें हुई हैं और हैं अभी भी। लेकिन औरतों की बात ना होने की बहुत सारी वजह है। उसकी एक बड़ी वजह जो सामने आती है एक इतिहासकार के तौर पर, वो ये है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर के अगर पुलिस रिकॉर्ड बनेगा तो उसमें एक औरत का नाम ना लिखकर उसके पति का नाम मिसेस दिस 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 लिख दिया जाएगा, मिसेस ऑफ एक्स वाई जेड। जैसे कि एक छोटी सी बात है, ज्यादातर लोग हसरत मोहानी की बीवी के तौर पर निशातुन निसा बेगम को जानते हैं। निशातुन निसा बेगम उनका नाम है। और मजेदार चीज ये है कि सबसे पहले हमें अपनी लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी अगर हमें समाज को बदलना है, कि हम ये कहना बंद करें कि गांधी की बीवी कस्तूरबा गांधी। जब हम कस्तूरबा की बात करें तो हमें कहना चाहिए कि कस्तूरबा जिनके पति गांधी भी थे। ठीक है, मतलब सबसे पहले हमें अपना आउटलुक बदलना पड़ेगा। तो जैसे निशातुन निसा की ही मैंने बात की अभी, निशातुन निसा अपने तौर पर एक पूरी नेता हैं। मतलब जब मोहानी, हसरत मोहानी जो प्रेस चलाते थे जिसके लिए वो जेल गए, वही प्रेस, उस प्रेस में दो लोग काम करते थे, एक वो और एक निशातुन निसा। आप ये नहीं कह सकते कि अकेले हसरत मोहानी थे और निशातुन निसा रोटी पका रही थी और वो अखबार छाप रहे थे। अखबार वो छापती थी, वो खुद उसका पार्ट। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि जब वो गिरफ्तार हो गए, अब बहुत से लोग कहते हैं औरतें क्यों गिरफ्तार नहीं। अंग्रेजों की एक अच्छी बात इसे आप कह सकते हैं कि अंग्रेज औरतों को गिरफ्तार नहीं करते थे, फांसी तो देते ही नहीं थे। ठीक है, वो इस मतलब वो थोड़ा सा लीनियंट थे उधर। तो वो क्या रहा था कि जब वो गिरफ्तार हुए तो उनका केस लड़ना, उनके लिए अखबारात में आर्टिकल्स लिखना निशातुन निसा ने किया। ठीक है, केस पूरा हैंडल किया। यहां तक के कांग्रेस का एक फंड होता था जो कि मदद करता था जो लोग जेल में चले जाते थे। तो उन्होंने ये तक किया, उन्होंने ये कहा कि हम आपसे मदद नहीं लेंगे, हमारे पास कुछ किताबें हैं, वो किताबें बिकवा दी जाएं। ठीक है। और बड़े मशहूर एक हमारे पंडित कौल साहब थे लखनऊ के, तो वो जो थे उनके हाथ उन्होंने, क्योंकि वो हजरत मोहानी के दोस्त थे, उनके हाथ उन्होंने वो बिकवाई। इससे ये भी समझ में आता है कि ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद भी इसमें दिखता है, इसमें औरत का रोल भी दिखता है। निशातुन निसा पर्दा उतार कर अकेले, जबकि उनके हस्बैंड जेल में हैं, स्पीचेस देती हैं अकेले। मतलब अकेले, कोई मर्द नहीं है उनके साथ। वो कांग्रेस के सेशन को एड्रेस करने वाली पहली औरत है। ठीक है, पहली मुस्लिम औरत है। बिना पर्दे के देती हैं। और जब बाहर आ जाते हैं मोहानी तो मोहानी के साथ देती हैं, जब मोहानी अंदर होते हैं तो अकेले जाती हैं। तो आप, वो आर्टिकल्स लिखती हैं, वो केस लड़ती हैं। ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि निशातुन निसा बेगम की अपनी पहचान नहीं होनी चाहिए? यही हालत सादत बानो किचलू का है। सादत बानो किचलू के हस्बैंड थे सैफुद्दीन किचलू। मशहूर है कि जलियांवाला बाग में जो लोग आए थे वो सैफुद्दीन किचलू के लिए आए थे। ये बात कोई नहीं बताता कि सैफुद्दीन किचलू के लिए जब लोग इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग में और गोली चली, तो असल में वहां पे जो मेन स्पीकर था जिसकी वजह से लोगों को आना था वो सादत बानो ही। और सादत बानो शादी के पहले से औरतों के हक में आर्टिकल्स लिखा करती थी, पहले से, शादी बाद में हुई है। वो एक मशहूर राइटर थी और सिर्फ औरतों के हक में नहीं लिख रही थी, आजादी के लिए भी लिख रही थी, शायरी भी करती थी, लिखती भी थी। लाला लाजपत राय के लिए भी उन्होंने लिखा है शादी से पहले। ठीक है, शादी तो बाद में हुई है। तो बेसिकली एक नेशनलिस्ट औरत की एक नेशनलिस्ट मर्द के साथ शादी हुई। इसमें ये कहना कि वो सैफुद्दीन किचलू की वाइफ हैं, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं। और शादी के बाद वो एक्टिव रही, पति अगर जेल में वो तब भी एक्टिव है, नहीं जेल में तब भी एक्टिव है। यहां तक के ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस जब बनी 1917-18 में, जब बातचीत के लिए वॉइसरॉय के पास ले जाया गया, तो उन्होंने ये कहा औरतों के हक की बात बाद में होगी, पहले पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आप रिहा कीजिए, पहले हमें आजादी चाहिए, औरतों के हक की बात हम आजाद भारत में कर लें। तो ये सादत बानो जैसे लोग थे। उसके अलावा ये तो चलिए फिर भी ये है कि जिन लोगों के पास इतनी चीजें थी, बहुत से केसेस में ये है जहां पर कि हमें नाम तक नहीं पता होता औरतों का।
जैसे एक छोटी सी बात है, झांसी की रानी की जब बात होती है तो झांसी की रानी के पास एक मुस्लिम औरतों का ही दस्ता भी था जो तोप चलाया करता था। हिंदू औरतों का भी एक दस्ता था जो जंग कर रहा था। अब वो जो जंग, झांसी की रानी का आपको नाम पता है, अब ये जो हजारों या सैकड़ों औरतें हैं जो जंग कर रही हैं, जो तोप चला रही हैं, और अंग्रेजों ने जिनके बारे में लिखा है कि इनसे अच्छा तोप चलाने वाला दुनिया में शायद ही कोई हो, ये लिखा है अंग्रेजी रिकॉर्ड में, तो वो चीजें उन औरतों की कौन बात करेगा। या फिर झांसी की रानी के साथ एक औरत रहा करती थी जो उनकी बेस्ट फ्रेंड कम बॉडीगार्ड कम आया, जो भी कह लीजिए, मुंदार उनका नाम कुछ रिकॉर्ड्स में आता है, मुस्लिम औरत थी। मजेदार चीज यही है कि औरतें आपको ऐसी मिलेंगी, आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जिसमें के एक और नाम है अमजदी बेगम। अमजदी बेगम को लोग इसलिए जानते हैं कि मोहम्मद अली जौहर की वाइफ है, लेकिन आप इस बात पर गौर कीजिए कि अमजदी बेगम उन गिने चुने लोगों में है जिनके लिए गांधी जी ने अलग से आर्टिकल तक लिखे हैं। अलग आर्टिकल, पूरा एक आर्टिकल हो किसी इंसान के बारे में तो वो क्या होगा, तो उनके बारे में, और ये तक लिखा है कि मोहम्मद अली को अपनी बीवी से सीखना चाहिए भाषण कैसे देते हैं। वाह। ठीक है, मोहम्मद अली जेल में है, ये वहां पर सब कुछ ये संभाल रही है। खिलाफत आंदोलन कहते हैं कि मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली ने किया, लेकिन वो तो जेल में थे, तो किसने किया? अमजदी ने किया। यहां तक कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया का जो पूरी देखरेख थी वो इनके हाथ में थी, क्योंकि पति जेल में थे, जो मर्द थे वो तो जेल में थे। यहां तक कि लोग इस बात पर गौर नहीं करते हैं कि जब गांधी जी कोई भी आंदोलन करते थे तो सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया करती थी। लोग कहते हैं, लोग ये नहीं समझते कि आंदोलन चल कैसे रहा था। आंदोलन तो कस्तूरबा चलाती थी। दांडी मार्च के वक्त भी कस्तूरबा ही आंदोलन चला रही है, गांधी जी तो गिरफ्तार हो गए हैं। तो गांधी जी गिरफ्तार हो जाते थे, कस्तूरबा आंदोलन चलाती थी, लेकिन कस्तूरबा पर ना आपको किताबें मिलेंगी, ना उनके फोटोग्राफ्स मौजूद होते हैं, ना आप उन्हें अलग से गिनते हैं। तो ये जो परेशानी है कि हम सबसे पहले औरतों को गिन ही नहीं रहे हैं। उसके अलावा एक नाम जो कि शायद हम सबको जानना चाहिए, खासतौर पे भारतीय महिलाओं को तो जरूर जानना चाहिए, मर्दों को भी जानना चाहिए, वो है बेगम जहानारा शाहनवाज। शायद बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना है। बेगम जहानारा शाहनवाज की खास बात यह है कि जिन लोगों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बारे में कुछ भी पढ़ा है, उन्होंने ये जरूर पढ़ा होगा कि 1930s की शुरुआत में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये तय होना था कि भारत को आजादी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कितने कानून मिलेंगे, जिसमें सब लोग गए थे, गांधी जी भी गए थे। तो उसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। सिर्फ एक महिला ऐसी है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, सिर्फ एक, वो जहानारा शाहनवाज थी। बाकी सरोजिनी नायडू एक में थी, इस तरीके से, मतलब, और किसी भी में भी 2 से ज्यादा एक साथ नहीं थी। तो ये अकेली महिला थी। इनका खास रोल क्या है? अब मैंने क्यों कहा कि इनके बारे में पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं है कि चली गई। असल में उस जमाने में 1937 का कानून आना था जिसके में के लोगों को वोटिंग राइट मिलने थे। तब तक औरतों को भारत में वोटिंग राइट नहीं थे, भारत छोड़िए दुनिया में कहीं नहीं थे। लगभग उस टाइम तक सफरेज के लिए मूवमेंट पूरी दुनिया में चल रहे थे। तो ये बेगम जहानारा शाहनवाज थी जिन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भारत की औरतों को भी वोटिंग राइट दीजिए, ये क्या है कि मर्द भी वोट करेंगे। तो ये मुद्दा उठा, और 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तय नहीं हुआ कि हमें वोटिंग राइट औरतों को भी देने चाहिए, तो ये वही रुक गई। मतलब 1933 में जब सब खत्म हो गया और 1937 में कानून आना है, 35 में कानून आना है, तो ये वहीं पर रुक गई। उसके बाद ये जितने वहां पे उस जमाने में जो पार्लियामेंटेरियंस थे अंग्रेज, और बड़े अफसर थे जो डिसीजन मेकर्स थे, ये उनसे जाकर मिली, कुछ की वाइफ से मिली, कुछ से डायरेक्टली मिली। अलग अलग तरीके से इन्होंने वहां पे पूरा अपनी कैंपेन जारी करी, और भी औरतें फिर भारत से गई, और इन्होंने कुल मिला के वो पूरी कैंपेन मैनेज करी, जिसके बेस पर 1935 का जब इंडिया एक्ट बना, जिसके बेस पर 1937 का इलेक्शन हुआ, उसमें औरतों को वोटिंग राइट मिला। तो वोटिंग राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है डेमोक्रेसी का। और ऐसा नहीं है कि जहानारा शाहनवाज ने इससे पहले कुछ नहीं करा था। उससे पहले 1927 में जब औरतों की मैरिज की एज, की चाइल्ड मैरिज खत्म होनी चाहिए, उसका भी मूवमेंट इन्होंने ही चलाया था। इन्होंने, इसमें उनका एक बड़ा योगदान था। 1920 में मुस्लिम मर्दों को पॉलीगैमी से रोकने के लिए भी ये कानून लेकर आए थे।
पॉलीगैमी में इन्होंने बहुत सारे मतलब नए नए वो लगाए थे। तो ऐसे नाम हम लोगों को पता तक नहीं है, मतलब हम जानते नहीं है। सबसे मजेदार चीज ये, आप वोट देते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है भारत में औरतों के वोटिंग राइट के लिए स्ट्रगल क्या थी, कितनी मेहनत हुई। आप सोच रहे हैं एक औरत यहां से गई, वो वहां पर रह रही है, मतलब वो वहां पर रुक गई है, खर्चा कर रहे हैं, ठीक है वो अमीर लोग थे लेकिन वो खर्चा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें वोटिंग राइट चाहिए, बिल्कुल इस चीज के लिए वो लड़े। तो ये बहुत बड़ी बात थी। जी। फिरदौसी, आपसे जानना चाहेंगे कि वो वाकई एक प्रगतिशील दौर था जबकि महिलाएं घर से बाहर निकली, आंखों में आंखें डालकर उन्होंने बात की, ब्रिटिश सरकार के साथ जो है वो एक तरह से उन्होंने दो दो हाथ किए। तो ये सारी चीजें जो थी वो उस जमाने में थी। इस जमाने में अभी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, इस जमाने की महिलाएं शायद ज्यादा पीछे हैं, तब की महिलाएं ज्यादा आगे थी, पर वो आगे नहीं आ पाई, सामने इतिहास ने उनको भुला दिया। आज जब आजादी के 76 साल हो गए हैं तो हमें पीछे मुड़कर देखना क्यों जरूरी है? जी बिल्कुल ठीक कहा। उन्हीं की बात से आगे करते हुए साकिब साहब की बात, क्योंकि जहारा शाहनवाज का नाम उन्होंने याद कराया, मतलब कि वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट नेम था कि ये जहारा शाहनवाज की जो कोशिशें थी कि वोटिंग राइट्स औरतों को मिला, ना सिर्फ वोटिंग राइट्स बल्कि जहारा शाहनवाज वो पहली औरत थी जिन्होंने विमेंस रिजर्वेशन की बात की। ये अलग बात है कि आज भी हम विमेंस आज भी हम रिजर्वेशन पे उसके अभी लिए लड़ाई बात कर कर रहे रहे हैं। हैं 75-76 साल के बाद। और उस जमाने में 90 जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए वो गई वहां पर, और उस पर उन्होंने उठाया, और न सिर्फ उठाया बल्कि पाकिस्तान के विमेंस के लिए उन्होंने रिजर्वेशन इंश्योर भी कराया बाद में जब पाकिस्तान फॉर्म होता है, क्योंकि जहारा शाहनवाज लाहौर से रहती तो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए तो वो इंडियन वीमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन बाद में उनका ही वो मसौदा था जो पाकिस्तान में पास हुआ रिजर्वेशन वीमेंस के लिए, और हम आज भी उसके लिए फाइट कर रहे हैं। हालांकि पंचायती राज में मिला, पंचायती राज में किस तरीके से वो प्रॉक्सी प्रधान की वो सब चीजें चल रही है, वो सब हम लोग देख रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें, स्पेशली अगर मुस्लिम वीमेन के केस में देखें, तो मुस्लिम औरत बहुत प्रोग्रेसिव थी अनडिवाइडेड इंडिया में, कॉलोनियल पीरियड में। जो उसकी सोच है, जो उसकी कोशिशें हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है। आज हम जब बात करते हैं, अभी यूसीसी पर बात हो रही है, बहस हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही, तो मुस्लिम वीमेन कहीं ना कहीं कल्चरल आइडेंटिटी का इश्यू बनाकर बहुत ज्यादा ऑप्रेस कर दी जाती है। लेकिन जब हम हिस्टोरिकली उनको देखें तो वो हर चीजों में सबसे पहले आती है। चाहे ऑल इंडिया लेवल पर विमेन कॉन्फ्रेंस बनाने की बात की जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस बनाने वाले, ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस से बहुत सा मतलब कम से कम 20-25 साल पहले उन्होंने फॉर्म कर लिया था, लेट 19th सेंचुरी में ही बना लिया था। ऑल इंडिया लेडीज ये ख्वातीन अंजुमन ख्वातीन हिंद पंजाब, अंजुमन ख्वातीन हिंद करके ऑर्गेनाइजेशन विमेन इश्यूज पर बात करने वाली, बारादरी में चाइल्ड मैरिज पर अभी बात कर रहे थे, चाइल्ड मैरिज पर मैं थोड़ा सा वहां पर करेक्ट करना चाहूंगी कि जहारा शाहनवाज नहीं, वहां पर बेगम हबीबुल्ला। बात जो आती है ना कि आइडेंटिटी औरत की उसके हस्बैंड के साथ जोड़कर देखी जाती है, तो बेगम हबीबुल्ला वो एक विमेन रिप्रेजेंटेटिव थी जिसने शारदा कमेटी को रिप्रेजेंट किया था। दो फर्स्ट टाइम किसी कमेटी में विमेन रिप्रेजेंटेटिव थी, और उसमें एक मुस्लिम औरत भी थी, और उसने न सिर्फ ये किया बल्कि पहली और आखिरी बार जब एक लीगल रिफॉर्म हो रहा है तो विमेन इशू को एक कॉमन इशू के फॉर्म में देखा जा रहा है, और मुस्लिम औरतें और मेजॉरिटी कम्युनिटी की औरतों की कोशिशों का नतीजा था कि फर्स्ट टाइम जब शारदा एक्ट आ रहा है तो हिंदू इशू एंड मुस्लिम इशू के फॉर्म में नहीं देखा जा रहा है विमेन इशू को, बल्कि एक कॉमन एक सोशल कॉज के फॉर्म में देखकर ये जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास हुआ था, उसमें बेगम हबीबुल्ला का बहुत अहम रोल रहा। उन्होंने बारादरी लखनऊ में एक स्पीच दी, पब्लिक स्पीच दी, उसके फेयर में क्यों ये लीगल रिफॉर्म जरूरी है, क्यों शरीयत लॉ में भी वो उस वक्त ये बात कह रही है जब मिस्र में कानून चेंज हो सकता है, टर्की में चेंज हो सकता है, इस्लामिक कंट्री में चेंज हो सकता है, तो हम क्यों नहीं यहाँ पर कर सकते। पॉलीगैमी के अगेंस्ट जहारा शाहनवाज का बहुत अहम रोल रहा है, और बाद में पॉलीगैमी पर बैन करने का भी पाकिस्तान में वो रूल पास हुआ। हालांकि वहां पर बार बार वहां की थोड़ी अनस्टेबल सिचुएशन में कभी बहुत प्रोग्रेसिव नजर आता है, कभी एकदम से ऑपरेस कर दी जाती है, कि स्टेबिलिटी नहीं और रह पाई उनके मतलब कि बनने के बाद से। लेकिन हाँ, जो इनिशियली जो
मुस्लिम वीमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, जो औरतें जुड़ी हुई थी उनसे, वो बहुत प्रोग्रेसिव थी। उन्होंने जो बातें की वो सब बहुत ही कंक्रीट डिसीजन के साथ वो आई, एक पूरे एजेंडा के साथ आई। ये अलग बात है कि वीमेन इशू को डेविएट कर दिया गया पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, उसमें जो फिर बाद में एक सेपरेटिज्म का भी एलिमेंट आ गया, दूसरी चीजें आ गई, तो एक कॉमन इशू पर वो कभी एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई 40s के बाद। लेकिन हाँ, उस वक्त तक मुस्लिम औरतें बहुत अहम रही, और आज भी इंडियन मुस्लिम औरत उस तरीके उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। शाहबानो के केस में देख सकते हैं, पोस्ट शाहबानो केस देख सकते हैं कि वो बात कहने से डरती हैं, वो इस तरीके से यूनिफाइड शक्ल में नहीं आ पाई। जब जब कम्युनिटी की आइडेंटिटी का इशू उठाना होता है तो औरत को आगे कर दिया जाता है, जहां विमेन इशू की बात होती है तो उसे फिर पुश बैक करके पीछे कर दिया जाता है। तो मुस्लिम विमेन के साथ ये डायलेमा आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गया है, लेकिन हिस्टोरिकली वो बहुत सॉलिड एजेंडे के साथ आती थी, और उनको उन्होंने पास कराया, चाहे वो बिल के फॉर्म में, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेशन की शक्ल में। देश को आजाद कराने के लिए, मुल्क को आजाद कराने के लिए उनका बहुत अहम रोल रहा। जब बात हो रही है कि फॉरेन में जाकर मुस्लिम औरतों ने किया, तो बेगम शाहजहां सॉरी जहारा शाहनवाज के साथ एक और नाम भी हमें भी याद आया बात में ही, हाजरा बेगम नाम की एक थी, सहारनपुर की थी, बाद में वो करामत हुसैन कॉलेज है लखनऊ में, वहां पर लेक्चरर रही। वो पढ़ने के लिए लंदन गई, उस जमाने में 1930s में लंदन जाना मुस्लिम औरत के लिए, वहां से डिग्री लेकर आना, फिर यहाँ पढ़ना, फिर वहां गई, और वहां पर उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, कॉलोनियल एक्सपेंशन के अगेंस्ट लोगों को माइंडसेट बनाया, लोगों को जोड़ने की कोशिश की, अंडरग्राउंड रहकर कम्युनिस्ट उस एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रही। न सिर्फ वो, और उनके हस्बैंड भी, दोनों मतलब उनका एक लॉन्ग बैटल रही है इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट, फॉरेन रूल के अगेंस्ट, फॉरेन गुड्स के बाइकॉट में इन औरतों का बहुत अहम रोल रहा है, कि पिक पॉकेटिंग में, ये सारी चीजों में। तो हम उनको भूल गए, या उनको हम, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं ना, इशू हम हमेशा डाइवर्ट कर देते हैं, इशू हम हमेशा डाइवर्ट, उनके कंट्रीब्यूशन के, उनके पार्टिसिपेशन के लिए, मुल्क के लिए उनकी कुर्बानियों को हम बहुत ही मार्जिनलाइज कर देते हैं। कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। और ये वक्त जरूर है कि जब हम 75 ईयर सेलिब्रेट कर चुके हैं और 76 ईयर में हम लोग इंटर कर गए, तो मुस्लिम वीमेन की उन कुर्बानियों को याद किया जाए जो 1857 से वो दे रही हैं देश को। उन्होंने वो सब कुछ दिया जो किसी भी दूसरी कम्युनिटी की औरतों ने दिया। लेकिन जब बात होती है तो हम सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी की औरतों की बात करते हैं। हिस्ट्री की मतलब तारीख की किताबों में उनका नाम बहुत ही मतलब एक कुछ ही इशू के तहत हम लेते हैं। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है इस तरीके से देखना। हिस्ट्री को रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है, हिस्ट्री को नीचे से देखने की जरूरत है, मार्जिनलाइज सेक्शन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और ये बहुत अहम हो जाता है। तो खुद ब खुद हमारे सामने वो नाम आएंगे, उनके कंट्रीब्यूशन, उनकी कि वो सिर्फ वो नहीं है जो आप उनको नकाब के अंदर एक ऑपरेस कम्युनिटी की तरह देखते हैं, बल्कि उनका भी उसी तरीके से योगदान रहा है जैसे दूसरी औरतों का रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के उल्लेख के बिना अधूरा है स्वाधीनता का इतिहास, ये कहेंगे हम। साकिब, जिस तरह की बात अभी फिरदौसी ने बताई कि जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें औरतें, खासतौर से मुस्लिम औरतें ज्यादा प्रगतिशील थीं, ज्यादा आगे थीं, इतने बड़े बड़े उन्होंने बदलाव लाने की बात की। लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद की स्थिति खराब हो गई। और क्या उसका एक रीजन ये भी था कि जब पार्टीशन हुआ तो उस समय जो ज्यादातर जो एक एलीट क्लास था वो पाकिस्तान चला गया, तो उसके साथ भी ये चीजें यहाँ पर नहीं रही। क्या है इसके पीछे वजह, क्या मानते हैं? इसकी दो तीन वजह हैं। बहुत से सोशल साइंटिस्ट जो हैं वो इस बारे में बात करते आए हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसमें ऐसा नहीं है कि एलिमेंट उधर चला गया था। जैसे अगर आप देखें तो इसमें चुगताई इधर रही, या इस टाइप के जो आपको नाम नजर आएंगे, आप तैयब जी फैमिली के लोगों को आप देखें, आपको हामिदा सालिम इधर नजर आएंगी, आपको सब लोग इधर नजर आएंगे। तो परेशानी कहाँ हुई? परेशानी यहाँ पर, या फिर आप आसिया को देखिए, तो जो बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हैं यहाँ पर, मतलब तभी 1950s में ही, जो उधर नहीं गए। परेशानी ये हुई कि 1947 में एक अजीब सी चीज हुई। वो ये था कि पार्टीशन वायलेंस, अगर आप उससे पहले के वायलेंस, भले ही आप हिंदू मुस्लिम राइट्स भी देखें, तो उसमें वायलेंस अगेंस्ट विमेन नहीं, जो औरतों को एब्डक्ट कर लेना, यानी कि उनका अपहरण कर कर
उनके साथ रेप हो जाना, ठीक है, या ऐसे जो इस टाइप के जो क्राइम्स हैं, वो आपको 47 में औरतों को डरा रहे हैं। औरत डर रही है, औरत के घर वाले डर रहे हैं, तो वो अपनी बच्ची को पढ़ने भेजते हुए डरेंगे, काम करने जाते हुए डरेंगे, क्योंकि एक माहौल बन जाएगा। जब उस माहौल से आप निकलना शुरू होते हैं, जिसमें लगभग 10, 12, 15 साल लग जाते हैं, तो उसके बाद बार बार ऐसे मतलब ऐसी चीजें बीच बीच में आती रही, मतलब कहीं ना कहीं। और इससे सिर्फ ऐसा नहीं है, इससे हर औरत अफेक्ट हुई है, इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख सब अफेक्ट हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हुआ कि बिकॉज इन माइनॉरिटी वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा कॉशियस हुए कि मतलब हम कहीं बैकवर्ड हैं या हम साथ नहीं है हमारे साथ सरकार। तो जैसे फिर अगला दौर आया जब इमरजेंसी के आसपास लोगों को लगा कि औरतों को कहीं नहीं भेजना चाहिए। तो और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैं ऐसा हिंदू औरतों के बारे में भी बता सकता हूँ, जहां पर के उन्हें ये लगा कि माहौल खराब है आजकल, तो बच्ची को दूर हॉस्टल में नहीं भेजना है, क्योंकि आजकल माहौल अच्छा नहीं है दिल्ली का। मतलब ये चीज होती है, ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो उससे क्या हुआ, उससे प्रोग्रेस रुक गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि प्रोग्रेस रुकने का, जब हम प्रोग्रेस की बात है कि प्रोग्रेस क्यों रुकी। और इसीलिए शायद ये जरूरी है कि हम अपने इस पास्ट को बार बार याद दिलाएं, ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि औरत जब बाहर निकलती है तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकती है, ऐसा नहीं है कि लोग उसके साथ कुछ बुरा कर देंगे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ हासिल नहीं करेगी, ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी को नुकसान होगा। इन तीनों में से कोई चीज नहीं होगी। असल में हम आगे बढ़ पाएंगे, और इसीलिए हिस्ट्री का और कोई इस्तेमाल नहीं है। हिस्ट्री का बेसिक इस्तेमाल यही है कि हम लोगों को ये बता सकें कि ऐसा है कि ये एक जो प्रोग्रेस है, ये आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, इसे रुकना नहीं है, इसे कहीं पर खत्म नहीं होना है। इसीलिए बस हिस्ट्री का इससे ज्यादा हिस्ट्री का कोई इस्तेमाल है भी नहीं। यही इस्तेमाल है और यही इसका काम है। और इसीलिए हमें जरूरी है कि हम ये सारे नाम याद करें, बेगम हजरत महल को याद करें, झांसी की रानी को याद करें, निशातुन्निसा को याद करें, सादत बानो को याद करें, अमजदी बेगम को याद करें, बेगम भोपाल को याद करें। हम सबको याद करें, इसलिए याद करें ताकि आग पीछे हम पीछे देखें तो हम कहें हमारे पास रोल मॉडल है। वाकई, जैसे रानी लक्ष्मीबाई एक रानी होती हुई सैनिक भी हुई, तो एक महिला के कितने व्यक्तित्व हो सकते हैं, ये उसका एक जीता जागता नमूना थी। साकिब, आपसे जानना चाहेंगे कि कैफी आजमी साहब की जो नज्म है, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे, उसके पीछे की कहानी क्या है? वो भी कहीं ना कहीं फ्रीडम स्ट्रगल से हाँ जुड़ी हुई ऐसा, हाँ हाँ, नहीं फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई कहानी है। वो एक कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे। उनसे पहले कम्युनिस्ट राइटर ही थे फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज की एक बड़ी मशहूर नज्म है जिसमें के कहा गया है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है ख्याल। तो उसमें मतलब ये कहा जा रहा है कि देखिए अभी दुनिया में बहुत झगड़े हैं, बहुत परेशानियां हैं, जब ये जंग खत्म हो जाएगी। कैफी आजमी के अपनी एक जगह पे उन्होंने खुद बोला है कि हम देख रहे थे कि पिछले जो राइटर्स हैं वो ये लिख रहे हैं कि देखिए अभी तुम औरत हो, तुम घर पे रहो, रोटी वोटी पकाओ, हम जंग पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तब मोहब्बत करेंगे। तो उनका कहना था कि हमें ये बात समझ में नहीं आई। तब हमने लिखा, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। यानी कि वो अब औरत से कह रहे हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना है, हम उठेंगे और हम चलेंगे। औरत नज्म है, का नाम औरत है। तो जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, उड़ने कुलने में है निकहत, खमे गेसू में नहीं। तो उसमें वो यही कह, बाद में ये एक फिल्म में भी एक गाने के तौर पर थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया था। तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं कि हम जंग पे जा रहे हैं, तुम भी हो, तुम भी साथ चलो, वापस आएंगे तो मोहब्बत भी साथ में, और जंग के मैदान पर भी। तो ये एक आउटलुक था जो बहुत चेंज था। और शौकत आजमी जो मतलब जिन्होंने शादी की कैफी से, शबाना आजमी की माता थी, तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बार बार ये कहा है कि जब हैदराबाद में आए और एक मुशायरे में इन्होंने ये औरत नाम की नज्म पढ़ी, तो बस वो पढ़ सुनते ही मुझे लगा ये इंसान है, ये मेरे बारे में कह रहा है और मुझे इससे शादी करनी।
तो ये काफी रोमांटिक भी है देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और यही चीज है कि हमें रोल मॉडल्स अपने देखने होंगे, और हमें शायद मर्दों को भी ये सोचना होगा कि साथ चलना है, लेकिन औरतों को भी ये सोचना होगा। ये मर्दों के लिए नहीं है। मतलब गर्डा लर्नर ने कहीं पर लिखा है कि सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि मर्दों ने औरतों को रोक के रखा। मर्दों ने रोका तो औरतें रुकी क्यों? इसके पीछे की वजह साफ होनी पड़ेगी हमें। ये इस वजह साफ होनी चाहिए कि औरतों को ये कन्विंस कैसे किया गया, अगर करा तो वो कन्विंस क्यों हुई कि उन्हें रुकना है। बिल्कुल बिल्कुल। फिरदौस जी, बस आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि अब किस तरह से हमें जो है वो आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें, जैसे आपने कहा कि एक कल्चरल आइडेंटिटी के भीतर समेट दिया गया है महिलाओं को, तो हम कैसे पुरानी चीजों को याद करके और उससे आगे बढ़ जाएं, कैसे तोड़ें उन चीजों को जिसमें वो जकड़ चुकी हैं? देखिए, पुरानी चीज को याद करके लकीर को पीट कर तो अब रहा नहीं जा सकता। हाँ, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वो हमारे लिए लेसन हो सकता है, वो हमारे लिए रोल मॉडल की बात हो रही, रोल मॉडल हो सकती है। हमें अपने को रीइवेलुएट करने की जरूरत हुई, जैसे कि बात हुई कि पार्टीशन के बाद औरतों की, लाइक वो इंडिपेंडेंस के बाद, खासतौर से मुस्लिम औरतों के मुतालिक जब बात करते हैं तो वो बैकफुट पर क्यों गई। उन्होंने बताया कि वायलेंस, वाकई वायलेंस एक बहुत बड़ा एक तरह से, मतलब एक रिमाइंडर था कि अगर औरत बाहर जाएगी इससे, क्योंकि औरत को कल्चरल आइडेंटिटी के फॉर्म में, ऑनर के फॉर्म में कम्युनिटी के साथ टैग कर दिया गया है, एक फिक्स आइडेंटिटी कि ये स्पेशल कम्युनिटी की है, स्पेशल, और इसको क्या क्या इसके मतलब थ्रेट हो सकते हैं, क्या क्या उसको बाहर फेस करना पड़ सकता है। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक डर था, क्योंकि मैंने भी उस वक्त के कुछ मतलब कि डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश की। बहुत पहले मैंने 2006 में मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में। मैंने देखा था कि जस्ट पार्टीशन के बाद, पार्टीशन वाले ईयर में, और उसके 2-3 साल का, वो 2-3 साल का इतना डिस्टर्बिंग पीरियड रहा, जब हम उसको पूरी जो एनुअल रिपोर्ट को हम इवेलुएट कर रहे थे मुस्लिम वीमेन के एनरोलमेंट को लेकर। तो 3-4 साल बहुत डिस्टर्बिंग। उससे पहले मुस्लिम वीमेन टोटल वीमेन पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 25 to 30% कॉन्स्टिट्यूट करती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनका एनरोलमेंट ने रेट देखिए, उनका पॉपुलेशन में परसेंट देखिए, और उनका यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोलमेंट रेट देखिए। लेकिन एकदम सडन उनमें डिक्लाइन आ गया, और धीरे 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 वो डिक्लाइन होता रहा। उसके बाद फिर 70s 80s में अलग अलग तरीके की, जो हर बार वो बार बार याद करने की जरूरत नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या इश्यूज है, तो वो धीरे धीरे पुश बैक करती गई, चार दीवारी में अंदर कैद करती गई। अच्छा, अब उनको भेजा भी जा रहा है तो कॉलेज में जाएं, आसपास के नियर बाई कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी नहीं जाएं, इस तरीके, क्योंकि उनके लिए एक डर है, एक रिमाइंडर है कि कभी उनके साथ कुछ इस तरीके का अनटूवर्ड ना हो जाए। तो मुस्लिम वीमेन सबसे ज्यादा सफर रही है, इंडियन मुस्लिम औरत, दूसरी नहीं। दूसरी जगह औरतें मतलब विमेंस मूवमेंट भी बहुत स्ट्रांग रहा, चाहे वो पाकिस्तान में देखिए या बांग्लादेश में देखिए। लेकिन जो इंडियन मुस्लिम वीमेन है, वो मेन स्ट्रीम मूवमेंट से कहीं ना कहीं कट होने लगा, क्योंकि उनके लिए इश्यूज, अपनी वीमेन इश्यूज से ज्यादा अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी, अपनी कम्युनिटी का ऑनर, ये बहुत अहम हो गया कि एक तरह की रिपोजिटरी है औरत, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी की। औरत हमारी कल्चर की, हमारी कस्टोडियन है, उसको संभाल के रखना है। तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां दुगनी होती गई इंडियन मुस्लिम औरतों के ऊपर। तो ये एक ड्रॉबैक रहा है इंडियन मुस्लिम्स के साथ। इधर कुछ तकरीबन अगर 30-40 साल से बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होता रहा, लेकिन अब कुछ ज्यादा वो शार्प होता गया पोस्ट 90s। मुस्लिम वीमेन की जब बात आती है, हिस्टोरिकली हम बात करते हैं, तो मुस्लिम औरतें वो पहली औरतें रही जो लीगल रिफॉर्म की खुद बात कर रही है, दूसरी जगह पर नहीं है। क्योंकि दूसरी जगह तो अभी औरत एक लीगल एंटिटी नहीं है। यहाँ उनको यही कहकर तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा गया कि आप पॉलिटिक्स में आइए, आपके पास ऑलरेडी शरीयत एक्ट है, आपके पास, आपको एक लीगल एंटिटी के फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट है, शरीयत एक्ट लाया जा रहा है आपको, उस हिसाब से औरत को सारे राइट्स देने के लिए। दूसरी कम्युनिटी के रास्ते पर मत जाइए, क्योंकि उनको लीगल एंटिटी नहीं कंसिडर किया गया। तो वो पॉलीगैमी पर बात कर रही है, वो प्रॉपर्टी राइट्स पर बात कर रही है, वो दूसरे इश्यूज पर बात कर रही है, जबकि दूसरी कम्युनिटी में अभी ये डिस्कशन नहीं हो रहा, वहां मर्द उठा रहे हैं इशू। और फिर आजादी की लड़ाई में वो इशू कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गए थे। लेकिन मुस्लिम औरतों को 1937 में शरीयत एक्ट पास करके प्रॉपर्टी में राइट्स, वो दूसरे तरीके के राइट्स, चाहे वो मैरिज का है, डिवोर्स का है, वो सारी चीजें दी गई। जबकि दूसरी मेजॉरिटी कम्युनिटी, इवन
यूरोप में सो कॉल्ड जो हमारे डेवलप कंट्री है, उनके पास भी औरत को एक लीगल एंटिटी नहीं कंसिडर किया जाता था, और वो सबसे पहले इंडियन मुस्लिम औरतें वो तमाम राइट्स को पाने वाली हैं। इसी ग्राउंड पर मुस्लिम लीग ने मुस्लिम औरतों को कन्विंस किया था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए कि आप डेविएट मत होइए, विमेंस मूवमेंट छोड़िए, वो जिनके पास राइट्स नहीं है उनको लड़ने दीजिए, हमें तो अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है। और ये अनफॉर्चुनेटली रहा कि इंडिपेंडेंस के बाद वो बैकफुट पर आ गई। क्यों आ गई वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जी साकिब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे लेना चाहें। कंक्लूडिंग रिमार्क सिर्फ यही है कि बहुत हमें ये चीजें याद करने की जरूरत है। ये इसलिए याद करने की जरूरत है क्योंकि इनके बारे में बात नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा अजमत जी ने कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उन्हें पहले इवेल्युएट करना होगा कि अगर हम घटे हैं तो क्यों घटे हैं, अगर हम बाहर हो रहे हैं मेन स्ट्रीम से तो क्यों बाहर हो रहे हैं, तभी हम उसके सॉल्यूशन पर जाएंगे। अगर हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे पास सॉल्यूशन नहीं। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम पहचाननी होगी, फिर हमें सॉल्यूशन पर जाना होगा। सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि मतलब बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुस्लिम प्रॉब्लम है। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये जो यूनिफाइड भारत था सन 47 तक, उससे जो अलग चीज हुई पाकिस्तान हुआ और बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश में तो अपोजिशन और सरकार दोनों तरफ औरतें रहती हैं। जब से हमने होश संभाला है हम तो यही देख रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में भी आप देखते हैं सब कुछ है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे औरतें कुछ छोटे से सेक्शन की जरूर प्रोग्रेस करती रही। और आज के वक्त में अगर देखा जाए तो खुद जिस यूनिवर्सिटी से अजमत जी आती हैं उसकी फैकल्टी में अच्छी खासी आज के वक्त में औरतें हैं, वीसी खुद औरत हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है और आगे बढ़ेंगे, और बस कोशिशें जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इन चीजों को, जो पुरानी चीजें हैं, उनको लोगों के सामने लाना ज्यादा जरूरी है, ताकि महिलाओं को ये मालूम हो कि हमारे जो पीछे जो हमारे जो लोग रहे हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया है, उन्होंने अपनी अपनी पहचान को जो है वो सामने लेकर आए हैं, अपनी आवाज जो है उन्होंने बुलंद की है, अपने हक हुकूक की बात की है। लेकिन आज हम क्यों आखिर किन रूढ़ियों में या किस तरह की चीजों में जकड़ गए हैं कि हम अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जैसे हमने बातचीत शुरू की थी कि आजादी जो है वो आपकी सोच से शुरू होती है। तो आज हमें वाकई शायद अपनी सोच को आजाद करने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।